फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पद वर्गीकरण। और ये बीए थर्ड ईयर में है, सेकंड पेपर का पार्ट है। साथ ही ये एमए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में भी है। कार्मिक प्रशासन के नाम से है ये एमए फर्स्ट ईयर में, तथा बीए थर्ड ईयर में लोक प्रशासन के नाम से है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पद वर्गीकरण। तो इसको हम देखेंगे कि पद वर्गीकरण क्या है। यहाँ पे हम पद वर्गीकरण की पिफनर की परिभाषा देखेंगे। उससे पहले हम सामान्य रूप से समझने का प्रयास करें कि पद वर्गीकरण क्या होता है। तो देखिए, पद का वर्गीकरण का मतलब होता है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन या विभाजित करना, बंटवारा करना पदों का कि कार्य के हिसाब से। कोई भी संगठन तभी सफल होगा या सफलता से उसका संचालन होगा जब सबके कार्य क्या हों, सुनिश्चित हों और उनके कार्य के आधार पर उनके पदों का वर्गीकरण कर दिया जाए। तो प्रशासन में तो ये और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि हर संगठन में पद वर्गीकरण आवश्यक होता है। पिफनर कहते हैं कि पद वर्गीकरण से हमारा तात्पर्य यह है कि समान कार्य तथा उत्तरदायित्व वाले पद एक ही श्रेणी में रखे जाएं, चाहे वह किसी भी विभाग अथवा सेवा से संबंधित हों। आगे देखते हैं। संक्षेप में देखें तो कहा जाता है कि पद वर्गीकरण का तात्पर्य है समान कर्तव्य और उत्तरदायित्व वाले पदों को एक साथ एक वर्ग में रखना। यानी पद वर्गीकरण क्या है? जिनके जिनके समान कर्तव्य और उत्तरदायित्व हैं उनको एक समान पद प्रोवाइड करना। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में जिनका काम है टीचिंग, तो उनको प्रवक्ता या प्रोफेसर के पोस्ट पे रखना। जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लिपिक भी होते हैं उसमें और कुछ अनदर भी कर्मचारी होते हैं, तो सबके पद का एक प्रकार से वर्गीकरण इसमें कर दिया जाता है। आगे देखते हैं। पद वर्गीकरण लोक सेवकों के अलग अलग प्रकार के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होते हैं। प्रशासन में स्पष्टता तथा निश्चितता के लिए लोक सेवकों, कर्मचारियों और पदों का वर्गीकरण कर दिया जाता है। यानी यहाँ पे पदों के वर्गीकरण की बात कही गई है। आगे देखते हैं। एक समान कर्तव्य और उत्तरदायित्व वाले लोक सेवकों को एक श्रेणी में रख दिया जाता है तथा अन्य को दूसरी या तीसरी श्रेणी में रख दिया जाता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि कुछ उसमें लिपिक होते हैं, कुछ उसमें टीचिंग स्टाफ होता है, कुछ मैनेजमेंट में होते हैं। यहाँ एग्जाम्पल भी है, जैसे विभागाध्यक्ष अलग होंगे, सचिव का पद अलग होगा, अधीक्षक का पद अलग होगा, क्लर्क भी होंगे, प्रशाखा पदाधिकारी और चपरासी इत्यादि। ये सभी क्या है? पदों का एक प्रकार से वर्गीकरण है किसी भी संगठन में। यानी उनके कार्य के आधार पर उनके पदों का विभाजन कर दिया जाता है। अब पद वर्गीकरण की विधियां क्या क्या हैं या सिद्धांत क्या क्या हैं? विधियां का मतलब कि वे कौन से आधार हैं जिनके आधार पर पदों का वर्गीकरण किया जाता है। तो पद वर्गीकरण की निम्नलिखित विधियां हैं। निम्नलिखित आधार पर पद का वर्गीकरण किया जाता है। पहला है सेवा के आधार पर। जैसे आप देखते हैं कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अलग अलग सेवाएं हैं। प्रशासनिक सेवा है, पुलिस सेवा है, विदेश सेवा है। फिर विषय या कार्य क्षेत्र के आधार पे, जैसे मान लीजिए कि उनका कार्य क्षेत्र क्या है, उनका विषय क्या है। क्या उनका विषय है चिकित्सा, स्वास्थ्य की देखभाल? क्या उनका कार्य है टेक्निकल, कुछ इंजीनियरिंग से संबंधित? या उनका कार्य है राजस्व से संबंधित मामलों को देखना? तो कार्य क्षेत्र के आधार पर भी पद का वर्गीकरण किया जाता है। पद वर्गीकरण की हम 5-6 विधियां देखेंगे, 2 अभी आपने देखी। फिर उच्च अधिकारियों के नियंत्रण और निरीक्षण की मात्रा के आधार पे, यानी कि अगर जो निम्न स्तर के कर्मचारी होते हैं उन पे कितने उच्च अधिकारियों का नियंत्रण और निरीक्षण है, उस आधार पे भी पदों का वर्गीकरण किया जाता है। नियंत्रण का क्षेत्र। नियंत्रण का क्षेत्र का मतलब है कि एक अधिकारी कितने कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है। तो जिस अधिकारी का नियंत्रण क्षेत्र जितना ही व्यापक होगा उसका पद उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि जिस पद पे आसीन व्यक्ति के उत्तरदायित्व अधिक होते हैं उसका वह पद भी महत्वपूर्ण और जो है उच्च माना जाता है। कार्य की प्रकृति के आधार पे, यानी कार्य कैसा है, क्या कार्य सरल है, सामान्य है, या फिर कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल है। तो कार्य की प्रकृति के आधार पे भी पदों का वर्गीकरण किया जाता है। फिर योग्यता के आधार पे। योग्यता के आधार पे पदों का वर्गीकरण ऐसे होता है कि यदि किसी पद के लिए बहुत ज़्यादा योग्यता की आवश्यकता है तो स्वाभाविक रूप से वो पद ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर उसमें बहुत ही माइनर योग्यता की आवश्यकता है, 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएट, तो वो पद जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। यानी पद का वर्गीकरण योग्यता के आधार पर भी होता है। डॉक्टर MP शर्मा ने जो वर्गीकरण है उसके 3 वर्ग बताए हैं: सेवा, श्रेणी और स्तर। सेवा में इन्होंने माना है विदेश सेवा, प्रशासनिक सेवा और इसके अलावा अन्य सेवा भी, आईपीएस, पुलिस सेवा। ये सेवा के बाद सेवा का जो दूसरा स्तर है वो है श्रेणी। जैसे मान लीजिए कि हम आईएएस को देखते हैं तो उसमें
कई तरह की श्रेणी हो सकती है। एक तो कनिष्ठ वर्ग की श्रेणी हो सकती है, एक वरिष्ठ वर्गों की श्रेणी हो सकती है। इसी प्रकार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारी करके भी इसमें पदों का वर्गीकरण होता है। और जो स्तर होता है वो तीसरे नंबर पे आता है। यानी श्रेणियों में जो उपवर्ग होते हैं, जैसे जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारी हैं, तो तृतीय श्रेणी के अधिकारियों में भी उनका भी एक उपवर्ग होता है, उसको कहते हैं स्तर। पद वर्गीकरण का लाभ क्या है? पद वर्गीकरण से क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इसके लाभ हैं? तो इससे क्या होती है? प्रशासकीय स्पष्टता तथा सुगमता। यानी प्रशासकीय कार्यों में क्या होता है? स्पष्टता रहती है और कार्य सरलता से होता है, क्योंकि सभी को पता होता है कि किसको किस पद के लिए कौन से कार्य सुनिश्चित किए गए हैं। भर्ती की समस्या में सुविधा। भर्ती, यहाँ पे भर्ती भी हो सकता है, आधार होना चाहिए, और भर्ती भी लिखा रहता है कई बार। तो भर्ती में भी सुविधा होती है, क्योंकि एक तरह के पदों पे जिनकी नियुक्ति होनी है तो उनमें जो है एक ही तरह की क्वालिटी और योग्यता वाले लोगों की आवश्यकता होती है। तो उसमें भर्ती में भी क्या होता है? आसानी होता है। मान लीजिए कि अभी किसी को लिपिक या टाइपिस्ट पद के पदों को भरना है, तो वहाँ पे एक योग्यता होगी कि इतनी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की। तो इसमें भी क्या होती है? भर्ती में भी सुविधा होती है। पदोन्नति की समस्या का समाधान हो जाता है पद वर्गीकरण से, क्योंकि इसमें यह सुनिश्चित रहता है कि कौन से पदों को पदोन्नत करना है, किन पदों पे उनको पदोन्नत करना है, फिर उनके क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे, कितना उनका वेतन होगा। तो इससे क्या होता है? पदोन्नति की समस्या में को भी सॉल्व करने में मदद मिलता है। वो कैसे? पदोन्नति, देखिए पद वर्गीकरण यदि पहले से सुनिश्चित है कि ठीक है इस स्तर के जो कर्मचारी हैं, मान लीजिए कि जैसे वरिष्ठ जो कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति होनी है, तो बिना किसी समस्या के, बिना किसी बहस के क्या होगा? जो सबसे वरिष्ठ पदों पे हैं उनका प्रमोशन पहले किया जाएगा। फिर कह रहा है वेतन और सेवा शर्तों के निर्धारण में सुविधा होती है, क्योंकि पदों का वर्गीकरण जब रहता है तो जो संगठन है उनके मैनेजमेंट को पता होता है कि हमारे कौन से पद पे कितने अधिकारी हैं और उनका जो है उनका कितना वेतन है, कितना उन पे व्यय होगा। मान लीजिए किसी भी संगठन में 20 ऐसे पद हैं, जैसे 20 पद हैं प्रवक्ता के, या मान लीजिए कि कोई इम्पोर्टेंट पद हैं 20, और उसको भरा ही जाना है, वो हमेशा भरे रहते हैं। तो संगठन को पता है कि हमको हर महीने जो है इन 20 पदों के लिए ये वेतन व्यय करना है। बजट बनाने में इससे क्या होती है? उनको सुविधा होती है। इससे कार्मिकों में एकता, समानता और सहानुभूति का भी विकास होता है, क्योंकि जो एक श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, एक तरह के कर्मचारी होते हैं, उनमें आपस में क्या होती है? एकता और समानता विकसित होती है, सहानुभूति विकसित होती है। अगर उनमें कोई समस्या, मान लीजिए कि किसी एक पद विशेष के शिक्षक हैं, उनको समस्या होती है कोई, तो वो सभी शिक्षकों की समस्या को भी समझते हैं और शिक्षकों में आपस में एकता रहती है। उसी प्रकार अगर सभी लिपिक वर्ग हैं तो उनमें भी एक दूसरे की समस्या के प्रति सहानुभूति होती है और उनमें एकता का विकास होता है। इसके द्वारा कर्तव्यों और दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण भी रहता है पद के वर्गीकरण के द्वारा। साथ ही पद वर्गीकरण की कुछ हानियाँ भी हैं। इससे क्या होता है? पहली बात तो ये कि कर्तव्य और दायित्वों का पूर्ण रूप से स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं है। एक ऑफिस में आप इसमें काम करते हैं तो आप वहाँ पे केवल किसी एक कर्तव्य विशेष से जो है पूर्ण रूप से नहीं विभाजन संभव है। आप दूसरे दायित्वों को भी देख सकते हैं, मैनेजमेंट भी देख सकते हैं, या कोई ऑफिस, आपके ऑफिस आ गया किसी काम के लिए, तो मान लीजिए कि नहीं है कोई वहाँ पे रिसेप्शन पे या काउंटर पे, तो ऐसा नहीं है कि आप उससे कुछ कह नहीं सकते। आप उसे कुछ कह सकते हैं, इंतज़ार करने को कह सकते हैं, या कुछ बता सकते हैं अपने संगठन के बारे में अगर वो जानना चाहता है तो पूर्ण स्पष्ट विभाजन संभव नहीं है। कर्मचारियों में लकीर की फकीर वाली भावना आती है। यानी क्या होता है? पद का वर्गीकरण करके कार्य निश्चित कर दिया जाता है कि आपको यही कार्य करना है। तो व्यक्ति क्या होता है, जो कर्मचारी होता है, वो सोचता है कि हमारा बस यही कार्य दिया गया, हमको यही कार्य करना है। फिर वो लकीर का फकीर बन जाता है, वो अन्य कार्यों में रुचि बिल्कुल भी नहीं लेता है। ज़रूरत पड़ने पे अगर अस्थायी रूप से भी फेरबदल करना पड़ता है तो कर्मचारी इसका विरोध करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। वो सोचते हैं कि हमारा काम तो ये है, अब हमें वो काम भी दिया जा रहा है, या हमारा काम बार बार बदला जा रहा है, तो वो क्या करते हैं? परिवर्तनों का विरोध करने लगते हैं। व्यक्तिगत गुणों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। व्यक्तिगत गुण मतलब किसी व्यक्ति में केवल एक गुण नहीं होता, वो उसके अंदर कई गुण होते हैं। जैसे समन्वय का गुण हो सकता है, लीडरशिप का गुण हो सकता है। तो जब उसे किसी एक कार्य तक ही सीमित कर दिया जाता है तो उसके अंदर जो व्यक्तिगत गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उनके विकास का उनको अवसर नहीं मिलता। एक व्यक्ति एक ही दायित्व तक क्या होता है? सीमित होता है, जिससे उसका कार्य बोरिंग भी हो जाता है। कई बार वह कार्य करने का मुक्त वातावरण नहीं मिलता, क्योंकि वो एक सीमा में, एक दायरे में बंधा रहता है कि उसको यही कार्य करना है। तो उसको एक मुक्त वातावरण नहीं मिलता है कि चलो वो संगठन में अपने व्यक्तिगत गुण के हिसाब से काम कर सकता है।
और क्या हानियां होती हैं पद वर्गीकरण से? उच्च पदाधिकारियों में सर्वोच्चता की भावना आती है और निम्न कर्मचारियों में हीनता का भाव आने लगता है और कर्मचारियों के मध्य सहयोग में कमी आती है, क्योंकि जो निम्न कर्मचारी हैं वो जो है उच्च कर्मचारियों से क्या करते हैं, उन्हें लगाव नहीं रहता है, वो उन्हें घृणा की भावना से देखने लगते हैं। तो आई होप सो कि पद वर्गीकरण टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका जो कंटेंट है, जो ये इसका नोट्स है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में रिटन ही डाल दूँगी। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कोई भी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। स्वागत है आपका। धन्यवाद।